पेपर इतना गंदा गया, पूरी एनसीईआरटी रट के गया था, एक भी क्वेश्चन नहीं आया। पूरी एनसीईआरटी, पूरी एग्जाम आइडिया रटी, सारे सैंपल पेपर करे, फिर भी क्वेश्चन नहीं आया। ऑलराइट, तो आज है 22 फरवरी 2025। तो कल हमारा था क्लास 12th का बोर्ड सीबीएसई का, और मतलब लग ही गए हैं भाई सबके। तो अब इस वीडियो का मेन जो पॉइंट होगा दैट वुड बी अबाउट द एनालिसिस ऑफ द पेपर्स, एंड ऑल्सो वील डिस्कस अ बिट अबाउट द सिलेबस एंड सीबीएसई ऑब्वियसली, क्योंकि अगर ऐसा पेपर कंडक्ट हो रहा है तो सारा ब्लेम तो फर्स्ट सीबीएसई पे जाएगा। बट लेट्स जस्ट लाइक स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं, एंड देन विल गो गेट टू सीबीएसई इन द एंड। तो हाँ, कल था क्लास 12th बोर्ड्स का पेपर फिजिक्स का, और इट वाज गुड। पेपर अच्छा था, अटेम्प्ट भी फुल किया है, और बड़े बच्चों ने फुल किया है। और सच बताऊँ तो अगर किसी ने सिलेबस पूरा किया था और वो एग्ज़ाम देने आ जाता, इवन फॉर अ स्टूडेंट जिसने सिलेबस अच्छे से किया है, इवन उस स्टूडेंट के लिए भी आई वुड से कि हाँ, क्वेश्चन पेपर था चैलेंजिंग, एंड देयर वर 3 सेट्स। तो आई थिंक उसका कोई कोड नंबर भी होता है, क्यूपी कोड। तो मैं ये भी अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दूंगा। तो ऊपर कोई सीरीज भी होता है, अब मेरे को पता नहीं, तो आई विल जस्ट पूरा एग्जैक्टली बताऊंगा कि मेरा क्यूपी कोड क्या है, सीरीज क्या है, और सेट तो 1 है, वो मैंने बोल दिया। तो दिस वाज इन जम्मू, एंड आई एम फ्रॉम जम्मू एक्चुअली। तो लेट्स डिस्कस द पेपर। तो मैंने सेट 1, सेट 2 और सेट 3, जो भी जम्मू में 3 सेट्स मिले थे, मैंने उन तीनों का एनालिसिस किया। एमसीक्यूज सबके सेम थे, केस बेस सेम थी, और लास्ट सेट भी ऑलमोस्ट सेम ही था, मगर डिफरेंस ज़्यादा आ रहा है सेट बी और सेट सी में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, फिजिक्स का जो पेपर होता है सबने ज़्यादातर किया था लास्ट ईयर का, क्योंकि लास्ट ईयर का सडनली किसी ने किसी को पता ही नहीं था इतना टफ आ जाएगा, बट टफ आ गया। तो सभी ने लास्ट ईयर का प्रिपेयर किया था। तो जब लास्ट ईयर का प्रिपेयर किया हमने, तो हमने भी सोचा उसी लेवल का आएगा, और उससे ज़्यादा कितना ही ले लेंगे। तो सबने उस लेवल का किया। वी डिड एवरीथिंग इन एनसीईआरटी, एंड एसएल अरोड़ा भी मैंने की थी, एसएल अरोड़ा। बट क्वेश्चन पेपर अच्छा आया था, मगर द पॉइंट इज, क्या ये पेपर एक एवरेज बच्चा कर सकता है? क्योंकि इफ यू आर कंडक्टिंग एन एग्जाम ऑन सच अ लार्ज स्केल, तो यू डोंट हैव टू जस्ट सेटिस्फाई द नीड ऑफ द दोज पीपल, दोज पीपल जिनका ग्रास्पिंग, जिनका ग्रास्प अच्छा हो फिजिक्स में, या अच्छे से रिटेन कर पाए। नो, आपने बस उन्हीं को माइंड पे रख के नहीं चलना। यस, इन एन एग्जाम यू नीड एटलीस्ट 1 or 2 क्वेश्चंस, और इवन 3, विच कैन मेक अ डिफरेंस। एक अगर इतने लार्ज स्केल पे एग्जाम हो रहा है, देयर शुड बी एटलीस्ट 2 to 3 क्वेश्चंस दैट विल मेक अ डिफरेंस बिटवीन अ टॉपर एंड एन एवरेज। कि कम से कम कुछ सेट ऑफ क्वेश्चंस ऑलमोस्ट आधी से ज्यादा जनता कर ले कॉन्फिडेंस के साथ, मगर एंड में थोड़े क्वेश्चंस हो कि सोच के करना है, एंड दैट सेट ऑफ क्वेश्चंस शुड मेक अ डिफरेंस फॉर द परसेंटेजेस ऑफ द स्टूडेंट्स। मगर ऐसा नहीं हुआ, और एंड 2024 के पेपर से भी हमारा आ गया टफ। तो अब हम आते हैं पेपर के एनालिसिस में। हाँ, आउट ऑफ सिलेबस भी चीज़ें आई हुई है, और उस पर भी हमने डिस्कशन करते हैं, एंड दैट इज़ वाई सीबीएसई को ही हमने दोष देना है। तो कोई कंट्रोवर्सी ना हो जाए भाई। तो एनीवेज, एमसीक्यूज आई वुड से कि 20 ही थे ना, एक बारी मैं चेक कर लूँ। एमसीक्यूज शायद 20 थे, नहीं थे 20, 16 थे। ओके, 16 थे, और उनमें से एमसीक्यूज सारे हर सेट के सेम आए हैं। और आई वुड से आउट ऑफ 16 एटलीस्ट 15 तो एक स्टूडेंट से हो जाएंगे, अगर उसने अच्छे से अगर एक हल्की सी रीडिंग भी दी हो, तो इतने तो हो ही जाएंगे। क्योंकि कोई कोई जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड वाले क्वेश्चंस, और इलेक्ट्रिक फील्ड का जो क्वेश्चन आया है यहाँ पे, वो बस थोड़ा सा दिमाग लगाओ, वेक्टर फॉर्म में दिया है, तो हमें वेक्टर फॉर्म में हमसे सीधा मैग्नीट्यूड पूछा है,
तो उस पर यू कैन जस्ट डायरेक्टली यूज द फॉर्मूला, तो उसमें कोई सीन नहीं। तो एक रेजिस्टर, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर विच इज आउट ऑफ सिलेबस, उसका एक एमसीक्यू आया हमें, और साथ में हेलिकल का भी एक क्वेश्चन आया शायद, हेलिकल का, हाँ हेलिकल का आया, मगर इट्स जस्ट फाइंडिंग द रेडियस। तो दिस इज ऑल्सो डायरेक्ट क्वेश्चन, एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन था ये। एमसीक्यू मान लो एकदम हलवा था, मगर एमसीक्यू में एक थोड़ा है कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है, पीपल आर सेइंग, मगर आई जस्ट टेल यू। तो इट इज की एप्सिलॉन इनटू म्यू होल पावर -1, जो इसका आंसर आ रहा है उसके अपने डायमेंशनल यूनिट्स बताने हैं। तो लोग कह रहे हैं कि ये डायमेंशनल एनालिसिस, डायमेंशनल यूनिट्स तो सिलेबस में है नहीं, मगर दिस इज एक्चुअली इन सिलेबस, और ये एकदम सिंपल है। इसमें आपने बस करना है म्यू नॉट इंटू म्यू, सॉरी म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 1/c²। तो c² अब पूरा, अगर पावर -1 हो जाए तो पूरा रेसिप्रोकल हो जाता है, c² ऊपर ले जाओ, and then you get the left hand side in the denominator, and then you can just equate the dimensional formula। तो इसमें कोई ज़्यादा सीन नहीं था। तो एमसीक्यूज दे वर प्रीटी ओके। तो एमसीक्यूज तो मैं अभी अपने ही पेपर से देख रहा हूँ, क्योंकि बेसिकली जो मेरा पेपर है, लाइक एमसीक्यूज तो सेम ही आया है। तो हाँ, अब सेक्शन बी की बात करते हैं। सबसे पहले हम सेट 1 की बात करेंगे, फिर 2 की, फिर 3 की। तो 2 का जो सेट बी है, इट इज़ गुड, एकदम डायरेक्ट क्वेश्चंस आए हैं, हो जाने चाहिए, और हो भी गए थे स्टूडेंट से। मगर सेट सी में है प्रॉब्लम। सेट सी के क्वेश्चंस आगे थोड़े डेरिवेशन बेस्ड और रीजनिंग वाले, एंड दैट इज गुड। मगर सेट सी ही इस पूरे, इन सभी सेट्स जो मैंने देखे, ज्यादातर सेट सी और सेट डी ही प्रॉब्लमेटिक है, क्योंकि सेट सी इज अ सेक्शन सी इज अ सेक्शन इन विच, मैं पहले क्या सेट सी बोल रहा था, सेट सी नहीं, मेरा मतलब था सेक्शन सी। तो हर एक पेपर में सेक्शन सी ने ही थोड़ा प्रॉब्लम दिखाई है, एंड आई जस्ट टेल यू व्हाई। सेक्शन सी इज अ टाइप ऑफ सेक्शन जहाँ पे यू आर सपोज टू यू नो द क्वेश्चन विच आर गिवन टू यू, दे आर सपोज टू बी ऑफ 3 मार्क्स ओनली, एंड हाँ 3 मार्क्स के आए थे। मगर द प्रॉब्लम इज कि ये सारे लेंथी थे, क्योंकि इट्स लाइक क्वेश्चन नंबर 22 किसी का सेट है, तो यू कैन सी। तो क्वेश्चन नंबर 22 के दो पार्ट्स हैं। एक है, मैं आपको स्क्रीन पे दिखा दूंगा। तो एक है, ड्रॉ द एनर्जी बैंड डायग्राम फॉर कंडक्टर, सेमीकंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स एट टेम्परेचर इज इक्वल टू 0 केल्विन व्हिच इज एब्सोल्यूट 0, एंड हाउ इज एन इलेक्ट्रॉन होल पेयर फॉर्म्ड इन अ सेमीकंडक्टर एट अ रूम टेम्परेचर। इसको, दिस क्वेश्चन अलोन कैन बी ऑफ 3 मार्क्स, मगर देर इज अ बी पार्ट एज वेल, जो है कार्बन और सिलिकॉन के बारे में बताएं कि कार्बन एक इंसुलेटर क्यों और सिलिकॉन सेमीकंडक्टर क्यों है। इस पूरे को दिस शुड हैव बीन ऑफ 5 मार्क्स, और ये 5 मार्क्स नहीं है, 3 मार्क्स का है, एंड दिस इज व्हाट इज कॉजिंग द प्रॉब्लम। इसके कारण पेपर लेंदी हुआ है। एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग, ये जो सेट्स आए थे, दीज वर नॉट कि आप एग्जाम में बैठ के 3 घंटे बैठ के तुम सोच सको, वैसे नहीं आए थे सेट्स, और ऐसा होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि ये तो सीधा है कि जिसने अच्छे से किया है उसको आराम से हिट करेगा और लिख देगा, एंड तब जाके भी उसका लास्ट मोमेंट पे होगा, क्योंकि पेपर्स दे वर एक्चुअली लेंदी। फिर आता है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का। तो इसमें एक पे डिस्टेंस कर दिया है हाफ, एक पे एरिया कर दिया हाफ। तो इसमें आई वुड से इवन वन सिंगल डेरिवेशन इट इज इजीली ऑफ 3 मार्क्स, मगर इसमें 2 डेरिवेशन दी है, दिस इज अगेन टाइम कंज्यूमिंग। एंड देन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, डिस्टेंस बिटवीन, दिस वाज एक्चुअली गुड, ओके 3 मार्क्स का है। यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट होता भी इजी है, और इसके एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, एकदम हलवे हलवे, इवन इन जेई यू कैन सी यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, इट्स जस्ट इजी। कुछ स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि भाई नहीं, जेई मेंस या एडवांस के क्वेश्चन आए, डोंट लिसन टू देम, मैंने देखे हैं यार। बेसिकली होता क्या है, दे जस्ट सी अ स्मॉल क्वेश्चन, उसको देख लेके अरे ये तो जेई मेंस का पीवाई क्यों है, फिर बोलेगे अरे ये तो आउट ऑफ सिलेबस सॉरी जेई लेवल का। जो डायरेक्ट क्वेश्चन है भाई, डायरेक्ट फॉर्मूला, वो तो कोई भी लेवल लगा लो ना, गाँव गाँव में दे दो चाइना का। तो जो डायरेक्ट क्वेश्चन है ना, तो अब तुम चाहे जेई मेंस में दे दो, एडवांस में दे दो, आंसर और स्टेप्स तो सेम ही रहेंगे ना। तो आई थिंक थोड़े बहाने हैं वो, क्योंकि यंग्स डबल स्लिट के तो हमेशा डायरेक्ट ही आते हैं, इवन जेई मेंस एंड बोर्ड।
and then we get to differentiate between half wave and full wave rectification with the help of a circuit diagram, explain the working of a full wave rectifier. ये क्वेश्चन ओके, अच्छा क्वेश्चन है, मगर differentiate between half wave and full wave rectification, this alone is of 3 marks, and with the help of a circuit diagram explain the working of a full wave rectifier. इसमें अब जो इसका बी पार्ट है, मतलब विद द हेल्प ऑफ अ सर्किट डायग्राम एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ अ फुल वेव रेक्टिफायर, ये अकेला 5 मार्क्स का होना चाहिए और होता है। इसमें आपको कंस्ट्रक्शन देनी है, उसकी थ्योरी देनी है, वर्किंग प्रिंसिपल क्या होता है क्या नहीं, फिर आपने इसकी डायग्राम तो मांगी है, डायग्राम देनी है, लेबलिंग करनी है, तो दिस अलोन आई वुड से शुड बी ऑफ 8 मार्क्स, मगर ऑब्वियसली हम सीबीएसई से ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। अब मेरे घर रेट भी मत डलवा देना। तो क्वेश्चन नंबर 26, एन इलेक्ट्रॉन ऑफ अ मास m चार्ज माइनस q, तो हाँ ये भी अच्छा है, दिस इज डेरिवेशन बेस्ड। और इसका सेकंड बी पार्ट कि if L is the angular momentum of electron, show that the magnetic dipole is equal to negative of E upon 2m into ये L। तो हाँ आई वुड से कि ये है 5 मार्क्स का, मगर चलो 3 में आ गया, दिस इज डूएबल। तो इसमें इतना कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं बना रहा, मगर जो बाकी क्वेश्चंस है उसमें एक अच्छा लेवल का डिफरेंस आ रहा है। इसमें तो जो बी पार्ट है इसमें इज जस्ट यू नीड टू राइट वन मोर स्टेप, तो उसका कोई सीन नहीं, एक एक्स्ट्रा स्टेप लिख दो, तो हाँ वी कैन से दिस इज ऑफ 3 मार्क्स। फिर इसका है ग्लास स्लैब वाला क्वेश्चन, दिस इज ऑल्सो ईजी, ये भी हो जाएगा। फिर 2 सॉलिड मेटल बॉल्स, हाँ मगर इसका बी पार्ट इज अ बिट लेंथी, और आई थिंक ये 2 क्वेश्चंस ये ठीक थे, मगर दे शुडंट हैव बीन दैट मच लेंदी, क्योंकि ऑलरेडी सेट सेक्शन सी जो दिया है, दिस इज ऑलरेडी फुल ऑफ लेंदी क्वेश्चंस, एंड यस पेपर वाज लेंदी। तो आई थिंक यहाँ पे इनको थोड़ा लीनियंट होके मार्किंग करनी पड़ेगी। अब देखते हैं क्या होता है। लास्ट ईयर भी बहुत टफ पेपर आ गया था, स्टूडेंट्स कह रहे थे, मगर एंड में थोड़ी लीनियंट मार्किंग हुई, एंड ऑल्सो इन सम क्वेश्चन आई थिंक ग्रेस मार्क्स आर एक्सपेक्टेड। तो हाँ इसके बाद केस बेस जो आई थी सेक्शन डी, इट वाज प्रीटी गुड। इसमें थोड़े गैल्वेनोमीटर कन्वर्जन वाले क्वेश्चन है, तो आई थिंक केस बेस के जो न्यूमेरिकल वाले है इसमें कोई ज़्यादा मैक्स टू मैक्स 2 मिनट्स लगेंगे। इसका जो फोर्थ वाला है, अ गैल्वेनोमीटर इज कन्वर्टेड इनटू अ वोल्ट मीटर ऑफ रेंज 0 to V, तो इसके तो रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर मांगी इन टर्म्स ऑफ R1 एंड R2, इसमें थोड़े 2-3 मिनट लग जाएगा, ये सोचने वाला क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। तो आगे फिर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में पूछे हैं, तो उसका भी अच्छा ही दिया केस बेस्ड स्टडी। केस बेस्ड स्टडी एक्चुअली हर सेट की सेम है, सेट 1 सेट 2 सेट 3 सेम है एकदम। सेक्शन सी में अगेन वी सी कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स, ओके ये थोड़ा हम किरचॉफ लॉ से कर सकते हैं, मगर कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर आर नॉट इन द सिलेबस, देन व्हाई सीबीएसई इंक्लूडिंग इट। फिर सेट डी भी लेंदी आई थी सच बताओ तो, क्योंकि सेट डी में क्वेश्चन भी है, डिफाइन द टर्म म्यूचुअल इंडक्टेंस एंड डिड्यूस द एक्सप्रेशन फॉर म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ टू लॉन्ग कोएक्सियल सोलेनॉइड्स ऑफ द सेम लेंथ हैविंग डिफरेंट रेडिया एंड डिफरेंट नंबर ऑफ टर्न्स। ओके ये कर लिया था, ये पता होना चाहिए, मगर पता होना चाहिए वो तो ठीक है, मगर डेरिवेशन ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस इज नॉट इन द सिलेबस। तो आई थिंक दिस इज अनदर फॉल्ट ऑफ सीबीएसई, क्योंकि सी व्हाट हैपेंस इज, अगर आपको बोर्ड की रजिस्ट्रेशन करनी है, यू हैव टू पे 1500 रुपीज फॉर 5 सब्जेक्ट्स एंड 300 रुपये फॉर एन एडिशनल सब्जेक्ट, तो 1800 मान लो, और जिसकी मान लो कोई रिजर्वेशन है एसटी ओबीसी या एससी, उसको 1200 देना पड़ेगा। तो एवरेज 1500 भी छोड़ो, अगर आप 1000 भी ले लो, कोई 10 लाख से ज़्यादा स्टूडेंट्स देते हैं एग्जाम, तो अगर 10 लाख बच्चे 1000 रुपये भी दी, देयर इज मोर देन 100 करोड़ रुपये विच यू आर गिविंग टू सीबीएसई ओनली फॉर बोर्ड एग्जामिनेशन, एंड फॉर सच अ मासिव एग्जामिनेशन जो इतने स्टूडेंट्स दे रहे हो, एटलीस्ट उनके पेपर्स में वी शुडंट कम अप विद सच यू नो, वी शुडंट फाइंड सच फॉल्ट ऑफ योर्स कि ओ ये तो आउट ऑफ सिलेबस है, अब इसकी ग्रेस होनी चाहिए, अब टफ पेपर आ गया, लीनियंट चेकिंग होनी चाहिए। एक स्टूडेंट को आइडियली स्पीकिंग इतना नहीं, लाइक पेपर ऐसा नहीं आना चाहिए कि इन दी एंड स्टूडेंट ही कीप्स ऑन वलिंग कि यार पेपर कैसा गया, लीनियंट चेकिंग होगी, आउट ऑफ सिलेबस आया, दिस इज नॉट राइट इन माय ओपिनियन।
ऊपर लिख दूंगा हैशटैग ओपिनियन। तो आई डोंट थिंक कि अगर एक इतने लार्ज स्केल पे एग्जाम हो रहा है, एटलीस्ट इट इज नॉट एक्सपेक्टेड कि आप वो क्वेश्चंस डाल दो जो आउट ऑफ सिलेबस है। कम से कम सिलेबस देख के तो डालो। ठीक है, कभी कभी गलती हो जाती है, एक एमसीक्यू आ गया आउट ऑफ सिलेबस, या कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि हाँ ये मेनली तो इस चीज से होगा जो आउट ऑफ सिलेबस है, मगर देर इज सम अदर टॉपिक जो सिलेबस के अंदर है, उसमें थोड़ा दिमाग लगा के कर लो। मगर द क्वेश्चंस विच आर कमिंग वो तो टोटली आउट ऑफ सिलेबस है यार। तो आई थिंक दिस शुडंट हैपन, मगर ये हुआ है, इसलिए तो। नहीं हुआ होता आज मैं रिव्यू थोड़ी दे रहा होता। तो हाँ, ये ऐसे अच्छा आया था। तो एंड में हाँ, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स का भी अच्छा आ गया। तो सेक्शन डी नो इशू, क्योंकि सेक्शन डी में देर इज नो इशू, क्योंकि वहां पे बता रहे हैं 5 मार्क्स का है, वहां पे लेंदी क्वेश्चन देना बनता है। मगर सेक्शन सी 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन में अगर तुम इतने लंबे दे दो कि उसके 8 मार्क्स बने, 5 मार्क्स बने, एक नहीं वो भी मल्टीपल, तो उस पर स्टूडेंट्स का टाइम तो बहुत जाएगा। तो लेट्स सी, अब बाकी सेट देखते हैं, मेरे व्हाट्सएप पे है, तो मैं लैपटॉप से खोल के अभी आपको यहीं पे बता दूंगा। हम्म, तो लेट्स एनालाइज सेट टू। सेट टू में भी ये एनर्जी बैंड डायग्राम वाले क्वेश्चन आए हैं, 3 नंबर दिए मगर ये 5-6 के बनते हैं। और द कैपेसिटर ऑफ प्लेट एरिया ए एंड, ये भी मैं क्वेश्चन डाल दूंगा। आई वुड से जो जो मैंने एनालिसिस किया है पेपर्स का, सेट 1, 2 और 3, मैं बोलूँगा सेट 1 वॉज द टफेस्ट, सेट 2 मीडियम, और सेकेंड टफेस्ट वॉज सेट 3। सेट 1 वॉज मोर डेरिवेशन ओरिएंटेड, क्योंकि एज अ सेट की बाकी सब सेम था, सेक्शन सी में डिफरेंस है। सेट ए था ज़्यादा, सेट 1 ज़्यादा डेरिवेशन ओरिएंटेड था। तो मगर सेट 3 जो आया था दैट वाज मोर ऑफ न्यूमेरिकल्स। मगर सेकंड सेट में ना थोड़ा लाइक वेरिएशन है, कहीं न्यूमेरिकल भी आए हैं और थोड़े एकदम डायरेक्ट डेरिवेशन भी आए हैं। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ, क्योंकि अगर आप सेकंड सेट का पेपर देखो, उसमें बड़ी सिंपल सी चीज़ है। एक तो सेमीकंडक्टर्स का एनर्जी बैंड दे दिया, वो सबको आता है। फिर यूजिंग हाइजेंस प्रिंसिपल briefly describe reflection of a plane wavefront from a reflecting surface, hence prove the law of reflection। ये भी एकदम सिंपल है। फिर आता है using Ampere's law, use Ampere's law to derive the expression for the magnetic field due to a long straight current carrying wire of infinite length। Why is Ampere's law used for the derivation in first, above and not। अच्छा अच्छा, इसमें पूछा कि वाइज एम्पियर्स लॉ यूज फॉर डेरिवेशन इन ए, जो पहले डेरिवेशन पूछी थी कि वहां पे क्यों यूज होता है और बायट-सावर्ट लॉ में नहीं होता। अब हाँ, इसकी भी डेरिवेशन कह सकते हो आप 3 मार्क्स की, मगर थोड़े ज्यादा भी। 3 मार्क्स का दिस कैन बी रिगार्डेड एज अ लेंदी क्वेश्चन। फिर आता है वापस, देन वी गेट फुल वेव और हाफ वेव रेक्टिफिकेशन, एंड देन पूरा फुल वेव का ही पूछ लिया। तो अगेन अ लेंदी क्वेश्चन। तो सेट 2 में इतने लेंदी क्वेश्चंस नहीं है, सेट 2 अच्छा है। एंड देन वी गेट टू सेट 3। सेट 3 था लेंदी, इसमें भी थोड़े सिमिलर क्वेश्चन है, जैसे हाफ वेव, फुल वेव रेक्टिफिकेशन, जो हर सेट्स में मेरे को दिखे हैं। और ये 4 डेंसिटीज के भी क्वेश्चन दिए। तो सेट 3 में सेट 3 इज एज लेंदी एज सेट 1, क्योंकि इसका जो 22nd क्वेश्चन है, देयर इज अ लिमिट टू अमाउंट ऑफ चार्ज दैट कैन बी स्टोर्ड ऑन अ गिवन कैपेसिटर, और इसका बी पार्ट वो थोड़े लेंदी आए आई वुड से। हम्म ये है थोड़े लेंदी। और आई वुड से एक और आया है सेट 3 जो आया, दैट इज मोर लाइक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस आए, उसमें डेरिवेशन भी आया मगर कॉन्सेप्चुअल भी आ गया। तो सेट 3 इज एक्चुअली गुड। सेट 1 लेंदी हो गया ज्यादा, सेट 3 भी लेंदी है मगर उसमें थोड़े कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस भी है। तो कोई कोई डायरेक्ट क्वेश्चंस भी है, तो वो तो हर सेट में है। तो आई वुड से, अगर इन माय ओपिनियन आई वुड से सेट 1 वाज द टफेस्ट, सेकंड टफ था सेट 3, और फिर आता है सेट 2। आई वुड से इजीएस्ट
easiest relatively to other two sets. मगर अब मेन चीज पे आते हैं कि शुड वी एक्चुअली हैव बोर्ड एग्जाम्स लाइक दिस. तो लाइक यू नो इफ यू कीप ऑन हैविंग बोर्ड एग्जाम्स लाइक दिस, तो इससे आई हैव सीन कि स्टूडेंट्स का मेंटल लोड जो वो ले रहे हैं वो बढ़ेगा. क्योंकि राइट नाउ इन माई सर्कल एवरीबडी इज नॉट फोकसिंग मच ऑन केमिस्ट्री. मोस्ट ऑफ द पीपल दे आर सेइंग कि केमिस्ट्री तो हो जाएगी भाई, मगर फिजिक्स में लीनियर चेकिंग होगी कि नहीं. तो अब लेट्स सी क्या होता है. तो यही मैंने पहले बोल दिया कि दिस शुडंट हैपन कि सच मासिव एग्जाम्स दे शुडंट हैव क्वेश्चंस ऑफ टॉपिक्स व्हिच आर आउट ऑफ सिलेबस. एटलीस्ट थोड़ी सी तो चेकिंग होनी चाहिए ना पहले. तो अब लेट्स सी क्या होता है. तो दिस वाज माय एनालिसिस और देखते क्या होगा. इट इज़ एक्सपेक्टेड कि थोड़ी लीनियर चेकिंग हो और लेंदी भी आ गया था, टाइम की भी कमी थी. तो टफ पेपर ठीक है मगर लेंदी मत दो, क्योंकि बेसिकली जब टफ पेपर होता है ना बच्चा कम से कम लिख लेता है अगर लेंदी ना हो. तो बोर्ड्स में थोड़ा रैशनलाइजेशन से मार्क्स आ जाते हैं. मगर जब आ गया लेंदी, लेंदी के साथ टफ, तो टाइम जल्दी पास आउट हो जाता है, पता भी नहीं चलता टाइम कब गया, क्योंकि क्वेश्चन सॉल्व करने में टाइम लग जाता है. तो एंड में कम से कम बच्चा वो अटेम्प्ट भी नहीं कर पाता सारे. तो आई वुड से कि हाँ, अभी तक का ये कह सकते हो टफेस्ट सीबीएसई का पेपर आया फिजिक्स का. क्वेश्चंस अच्छे थे. अगर मान लो अगर एक सिचुएशन होती जहाँ बोर्ड एग्जाम 4 घंटे का होता और ऐसा पेपर आता, देन ये आराम से सॉल्व हो जाता. मगर 3 घंटे में हो गया था स्टूडेंट्स का, मेरा भी हो गया था. मेरा लास्ट 10 मिनट्स में हो गया था. तो अच्छा हुआ, जिन्होंने कर लिया था पूरा उनका ठीक ठाक हुआ है. और आई थिंक सीबीएसई, माय ओपिनियन इज कि थोड़ा एवरेज स्टूडेंट्स पे भी फोकस करके एक पेपर डालना चाहिए. और आई थिंक वो 10th में होता है, 12th में इसका थोड़ा ट्रेंड कम ही लगता है. तो आई सॉ द पेपर ऑफ 2015, 16, 20, 22, 23 एंड 24. और हाँ, आई वुड से दिस वाज एक्चुअली टफ और ये लेंदी आया है. और हाँ, आई वुड से दिस वाज वन ऑफ द, not one of the, this was actually the toughest physics paper. And maybe for next year we can again expect some increase in level of the paper. कि हर साल देखा जाए तो 10% से तो बढ़ ही रहा है. 22 में फिर थोड़ा टफ लगा था, 23 में थोड़ा सा और टफ आ गया, 24 में आगे अच्छा खासा टफ, और इस साल तो अब मैंने रिव्यू दे ही दिया. तो दैट्स इट. तो थैंक यू फॉर वॉचिंग. थैंक यू. बाय बाय.